हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू एआई एजुकेशन एड स्टडी विद अनस सर। सो आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 6 न्यायपालिका और समझते हैं इसके सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ और अपने हिंदी नोट्सों के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तो न्यायपालिका से पहले जो हमारे दो टॉपिक्स हमने कवर किए हैं लाइक विधायिका और कार्यपालिका, अगर आपने उनको नहीं देखा तो इसी क्लास की एंड स्क्रीन में वो वीडियोस लगी हुई हैं, आप डायरेक्टली जाके गो थ्रू हो सकते हैं और अपनी पढ़ाई को बहुत इजीली कर सकते हैं। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, आप डायरेक्टली वहाँ से भी जाके अपने सभी चैप्टर्स को रिव्यू कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हम समझने वाले हैं न्यायपालिका के बारे में। तो न्यायपालिका सरकार का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग है और ये सिर्फ सरकार का ही नहीं, ये देश के अंदर हर एक चीज़ का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। चाहे वो निजी संपदाएं हो, जनता हो, सरकार हो, सभी लोग इसको एक पंच के रूप में देखते हैं कि यहाँ पर जाके हमें न्याय मिलेगा। जितने भी हमारे देश के अंदर कानून है, संविधान है, कानून की रक्षा, संविधान को सर्वोच्चता और जितनी भी चीज़ें हैं उनकी मान्यताओं को रखने में न्यायपालिका सबसे अहम भूमिका निभाता है। न्यायपालिका ये सुनिश्चित करता है कि हमारे देश के अंदर कानूनी व्यवस्था कैसी है, जो नए नियम और कानून आ रहे हैं उससे हमारे देश पे और हमारे देश की जनता पर क्या क्या असर पड़ने वाला है, और जब कोई गलत असर होता है, जनता के आंदोलन देखे जाते हैं, तो उस हिसाब पर अपनी सभी चीज़ों की जांच करते हुए सर्वोच्च न्यायालय अपने फैसलों को सुनाता है। तो ये हमारा न्यायालय है। एक बार इसको नोट्सों के माध्यम से हम समझ लेते हैं। तो देखिए, न्यायपालिका सरकार का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग है जिसे विभिन्न व्यक्तियों या निजी संस्थाओं ने आपसी विवादों का हल करने वाले पंच के रूप में भी देखते हैं। ये कानून के शासन की रक्षा और कानून की सर्वोच्चता को बनाए रखता है। अब हमारे पास सवाल ये आता है कि जब ये इतने सारे काम कर रहा है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि सर्वोच्च न्यायालय या किसी भी न्यायालय का न्यायाधीश बिना किसी भय में आकर, बिना किसी दबाव में आकर अपने कार्य को करे। अब वो दबाव क्या हो सकता है? राजनीतिक दबाव भी हो सकता है, बिजनेस एंड ट्रेड दबाव भी हो सकता है, यानी बिजनेसमैन का दबाव भी हो सकता है। तो बिना किसी दबाव में आकर जब न्यायालय अपने काम को करता है और करता है भी, वो सारे न्याय एक बहुत अच्छे तरीके से और देश के हित में होते हैं। तो यहाँ बता रखा है कि इसके लिए ये ज़रूरी है कि न्यायपालिका बिना किसी दबाव में आए काम करे और निर्णय ले सके। न्यायपालिका देश के संविधान, लोकतांत्रिक परंपरा और जनता के प्रति जवाबदेह है, यानी कि देश के अंदर जितनी भी चीज़ें अप्लाई हो रही हैं, जितनी भी आंदोलन, जितनी भी चीज़ें यहाँ पर होगी, उसके लिए न्यायालय एक जवाबदेह का प्रतीक है। यानी कि वो जवाबदेह है जनता के प्रति कि जो हमारे देश के अंदर चल रहा है, जितने भी केस हो रहे हैं, क्रिमिनल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसके खिलाफ हमारे देश के अंदर क्या फंडामेंटल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, या जो हमारे देश के अंदर जो क्रिमिनल्स यानी कि जो अलग अलग चीज़ें होती हैं लाइक रेप वगैरह हो गया या और भी मर्डर केसेस हो गए, तो उनके लिए हमारे न्यायालय में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, उनको सज़ा हो भी रही है, नहीं हो रही, बहुत सब चीज़ें होती हैं, आप जानते हो। तो यहाँ तक हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। अब हम बात करें न्यायपालिका की स्वतंत्रता में कौन सी चीज़ें बनाए रखती हैं, यानी कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अगर बात करूँ तो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए और इम्पोर्टेंट हैं भी। तो देखो, पहला क्या है? न्यायाधीश बिना किसी भय या भेदभाव के अपना कार्य करता है और करेगा, ठीक है। दूसरा, विधायिका और कार्यपालिका किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचाएंगे और न्यायपालिका एक स्वतंत्र रूप से अपने कार्य को करेगा। विधायिका यानी यहाँ से कानून को बनाया जा रहा है, कार्यपालिका जहाँ कानूनों का एक तरह से अपघाटन हो रहा है। तो इन दोनों के किसी भी दबाव में आकर न्यायपालिका अपना कार्य नहीं करता। न्यायपालिका सरकार का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग तो माना गया है, मगर इसको हटाकर सबसे उच्च स्तर पर रखा गया है कि ये सबसे अलग है। तीसरा पॉइंट, न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका पर वित्तीय रूप से निर्भर नहीं है। आप ये ध्यान रखिएगा कि न्यायपालिका किसी भी तरीके से, चाहे वो विधायिका हो चाहे वो कार्यपालिका हो, इन दोनों में से किसी भी तरीके से वित्तीय रूप से इन पे निर्भर नहीं है। तो आपने देखा कि इन पे अगर वो पैसों के लिए निर्भर नहीं है तो इसके पास पैसा आ कहाँ से रहा है? तो जो न्यायपालिका के पास, जो न्यायपालिका के खर्चे हैं, न्यायाधीशों की सैलरी है, ये सब चीज़ें होती हैं एक संचित निधि के द्वारा। एक संचित निधि का मतलब क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जितना भी राजस्व इकट्ठा होता है, टैक्स इकट्ठा होता है, टैक्स इकट्ठा होने के बाद पेमेंट्स वगैरह इकट्ठी होती है, जो कुछ भी यानी जिससे भी कमाई होती है हमारे पास, तो उस कमाई का हिस्सा इसको दिया जाता है।
उसे बोलते हैं हम संचित निधि। और न्यायपालिका का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मनी यही है, संचित निधि ही है। ये किसी भी तरीके से विधायिका और कार्यपालिका के ऊपर वित्तीय रूप से निर्भर नहीं है, ये हमने देखा। अब हम बात कर लें न्यायपालिका की संरचना। तो न्यायपालिका की संरचना कुछ इस प्रकार की गई है, देख लीजिए। पहला आता है हमारे पास सर्वोच्च न्यायालय, जो देश का सबसे ऊपर वाला न्यायालय है। उससे नीचे उच्च न्यायालय, उससे नीचे जिला न्यायालय और सबसे नीचे आता है अधीनस्थ न्यायालय। तो ये हमारी कुछ कैटेगरीज बनती हैं, इसको हम डिनोट करते हैं पिरामिड्स के अंदर, क्योंकि पिरामिड ही एकमात्र ऐसी शेप्स होती है जिसके हम क्लासिफिकेशन के साथ बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने समझ लिया अपने न्यायपालिका का संरक्षण। तो अब हम देख लेते हैं अपने सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। तो सर्वोच्च न्यायालय देश का सबसे ऊंचा न्यायालय है, तो इसका काम भी बहुत अधिक होगा। तो देखते हैं क्या चीजें हैं। देखो, पहला क्या है, मौलिक अधिकार। इसका कार्य बता रहा हूं मैं, मौलिक अधिकार। तो केंद्र व राज्यों के बीच विवाद का निपटारा, इसका काम क्या है कि जितने भी हमारे देश के अंदर अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनके लिए अपनी व्यवस्था प्रोवाइड करना, यानी ये देखना कि किसी भी तरीके से मौलिक अधिकारों का हनन ना हो। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जितने भी मनमुटाव या विवाद होते हैं उनको दूर करना, ये भी इसका कार्य है। फिर आता है हमारे पास एक शब्द रिट का। रिट का मतलब क्या है, मौलिक अधिकार का संरक्षण, यानी फिर से वही चीजें हो रही हैं। फिर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद, यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जितने भी हमारे पास बड़े लेवल पर जितने विवाद आते हैं उनको सब ये फेस करता है, ये समझ लीजिए आप। अब मैं बात कर लूँ इसके दूसरे पॉइंट की, यानी कि इसके सबसे इंपॉर्टेंट कार्यों की। ये तो हमने देखा इसका एक तरह से कर्तव्य कि भाई कैसे काम कर रहा है मौलिक अधिकार और रिट। अब मैं बात कर लूँ इसके हकीकत वाले कार्यों की। तो पहला क्या आता है, अपील्य। अपील्य का मतलब यानी कि संवैधानिक सवालों से जुड़े अधीनस्थ न्यायालयों के मुकदमे पर अपील सुनाना, ठीक है। फिर दूसरा हमारे पास आता है सलाहकारी। सलाहकारी का मतलब ये है कि जनहित के मामलों तथा कानून के मसलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना, ये भी इसका कार्य है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट आता है विशेष अधिकार, जो कि हम नेक्स्ट क्लिप में पढ़ने वाले हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब हमने सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय ताकत और सलाहकारी के रूप में तो बात कर ली। अब हम एक और इसकी बात कर लेते हैं जिसका नाम है विशेष अधिकार, जो कि इसके पास ये पावर होती है। तो विशेष अधिकारों के अंदर इसके पास क्या क्या चीज़ें हैं ये समझ लेते हैं। सबसे पहले किसी भारतीय अदालत के दिए गए फैसले पर स्पेशल लाइव पिटीशन के तहत अपील कर सुनवाई, यानी कि निचली अदालतों के अंदर जितने भी फैसले होते हैं उन फैसलों के बाद भी हमारे पास ये पॉइंट बचता है कि हम सर्वोच्च न्यायालय में जाकर अपना न्याय मांग सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, किसके तहत, स्पेशल लाइव पिटीशन के तहत। नेक्स्ट, भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन जनहित याचिका या सामाजिक व्यवहार याचिका रही है। यह आप ध्यान रखिएगा कि भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन जो है वो जनहित याचिका या सामाजिक व्यवहार याचिका रही है। और इसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा कि इसकी शुरुआत किसने की थी और इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है। अभी फिलहाल आप ये समझो कि सर्वोच्च न्यायालय का एक ही कदम है कि जिससे गरीब गुरबा जितने भी लोग हैं जो कि सर्वोच्च न्यायालय तक या इतने ऊपर लेवल तक नहीं पहुंच पाते, तो वो अपनी याचिकाओं को यहाँ पे दर्ज करवाएं और हमारा न्यायालय इस पर काम करेगा। दैट्स इट। बट इसके बारे में अभी और विरिश में पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। अभी हम सिर्फ पॉइंट्स रिमेंबर कर रहे हैं। नेक्स्ट, चुनाव प्रणाली को भी ज्यादा निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाने का प्रयास किया गया है और करते हैं ये। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को अपनी संपत्ति, आय और शैक्षणिक योग्यताओं के संबंध में शपथ पत्र देने का भी निर्देश यहाँ से दिया गया है, ताकि जो हमारी जनता होती है वो एक अच्छे तरीके से अपने प्रतिनिधि को चुन सके। तो यहाँ से हमने क्या समझा कि हर एक तरीके से सर्वोच्च न्यायालय सबसे उच्चतम स्थान रखता है हमारे इस पूरे देश के अंदर, क्योंकि हमने यहाँ से देख लिया कि सरकारों को भी गाइडलाइन देता है, नेताओं को भी गाइडलाइन देता है, और जो व्यक्ति चुनाव में खड़ा भी हो रहा है तो उसके पास ये निर्देश जाता है कि जितनी आपने पढ़ाई की है, जितनी आपके पास संपत्ति है, जितनी इनकम है, उन सब का आप ब्यौरा हमको दीजिए, ताकि जनता अपने प्रत्याशी को सभी चीज़ों को देख रेख कर ही चुन सके। राइट, तो यहाँ तक हमने देखा। नेक्स्ट हम बात करें कि न्यायाधीश की नियुक्ति एवं उसको हटाना। अब यहाँ से देखो कि सर्वोच्च न्यायालय सबसे उच्चतम फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो सर्वोच्च न्यायालय के अंदर भी तो कोई ना कोई होगा जो इस फैसले सुना रहा है, तो उसको बोला जाता है न्यायाधीश यानी कि जज। तो उसकी आखिर नियुक्ति कैसे होती है और अगर उसको हटाना हो तो वो कैसे हटता है, इसको देख लेते हैं। तो देखिए, मंत्रिमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये सभी न्यायिक नियुक्ति की
प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, या ध्यान रखो। और मुख्य न्यायाधीश के संदर्भ में ये परंपरा भी है, यानी कि हमारे जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको इलेक्ट करने के लिए, चुनने के लिए ये परंपरा भी है। क्या परंपरा है कि सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश चुना जाता है, परंतु इस परंपरा को भारत में 2 बार तोड़ा भी गया है। यानी कि मंत्रिमंडल, राज्यपाल, राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश इस चीज को प्रभावित ज्यादा करते हैं, और यहां तक कि जो कुछ भी सलाहकारी का काम होता है वो भी मुख्य न्यायाधीश ही करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहली कमांड यही आ जाती है कि सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को ही मुख्य न्यायाधीश चुना जाता है, परंतु भारत के अंदर इस परंपरा को 2 बार तोड़ भी दिया गया है। उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है। यह आप ध्यान रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है, ताकि न्यायपालिका या न्यायालय की स्वतंत्रता व शक्ति संतुलन बना रहे। ये ध्यान रखिएगा। अब हम बात करें कि विशेष परिस्थितियों में ही न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। यानी कि अब तक आपने जो सारी बातें करी वो सारी बातें कैसी हैं कि सिर्फ न्यायाधीश की आखिर नियुक्ति कैसे की जानी चाहिए, आखिर वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि न्यायाधीश की नियुक्ति को प्रभावित करती हैं। तो हमने देखा राज्यपाल, मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश। यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह से ही करता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर न्यायाधीश की नियुक्ति तो हमने देखी, आखिर इसको हटाया कैसे जाता है। तो ये कुछ विशेष परिस्थितियां ही होती हैं जिसके कारण उसको हटाया जाता है। तो विशेष परिस्थितियां क्या होती हैं? तो पहला हमारे पास आता है सिद्ध कदाचार। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भ्रष्टाचार, पद का दुरुपयोग या फिर एक ऐसा आचरण जो न्यायपालिका की गरिमा को कम करता है। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा ये अक्षमता। अक्षमता का मतलब क्या होता है? न्यायाधीश की ऐसी शारीरिक व मानसिक दुर्बलता जिससे संबंधित है, जिसके कारण किसी भी न्याय पर, न्यायपालिका पर असर पड़ सकता है। तो दूसरा कारण ये बन जाता है अक्षमता। ये कुछ विशेष परिस्थितियां ऐसी हैं जिसके कारण ही न्यायपालिका के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। तो यहां तक हमने देखा। अब मैं आपको बताऊं कि ये विशेष परिस्थितियां ही फुल नहीं है, आखिर यही कंप्लीट नहीं है कि आप इसके बेस पर ही किसी भी न्यायाधीश को हटा सकते हो। इसके लिए कुछ और मानदंड होते हैं। क्या होता है? न्यायाधीश को हटाने के लिए लोकसभा के 100 सदस्य, या आप ध्यान रखना, लोकसभा के 100 सदस्य को हस्ताक्षर करने पड़ते हैं, और राज्यसभा के 50 सदस्यों को, ये ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के 50 सदस्यों को हस्ताक्षर करने पड़ते हैं, तब जाके कहीं न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। आया समझ में? तो आखिर ऐसा भारत में कब हुआ है? तो 1991 में, 1991 के अंदर भारत में पहली बार संसद के 108 सदस्यों ने न्यायाधीश को हटाने के लिए हस्ताक्षर किए थे, अपने मत दिए थे ताकि न्यायाधीश को हटाया जा सके। तो ये डेट आ सकती है, आप ध्यान रखिएगा 1991 में। और क्यों, किसने, कितने हस्ताक्षर हुए थे? 108 जो है वो हस्ताक्षर हो गए थे न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए। तो यहाँ तक हमने समझ लिया। अब देखिए, हमने देखा है कि न्यायाधीश की कितनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें देखी हमने कि आखिर उसके विशेष अधिकार क्या हैं, अपीलीय अधिकार क्या है, सलाहकारी अधिकार क्या है। हमने ये भी देखा मौलिक अधिकार क्या है, रिट क्या है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, बहुत सारी चीज़ें हमने देख ली। अब देखो सक्रिय न्यायपालिका के कुछ नकारात्मक पहलू। तो कुछ नकारात्मक पहलू पर फोकस कर लेते हैं। यानी कि जितना ही न्यायपालिका ने अपने देश के अंदर एकता प्रोवाइड करने की कोशिश की है, समानता प्रोवाइड करने की कोशिश की है, चुनाव आयोगों पर ध्यान दिया है, जनहित याचिका और सामाजिक याचिका के माध्यम से गरीब गुरबा लोगों की बातों को सुनने की कोशिश की है, तो इससे न्यायपालिका के ऊपर कुछ नकारात्मक पहलू आए हैं। क्या आए हैं देख लेते हैं। न्यायपालिका के काम में बोझ बढ़ा है, न्यायपालिका के काम में काफ़ी ज़्यादा बोझ बढ़ा है, उस पर बर्डन जो है वो काम का काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। दूसरा, भ्रष्टाचार की जांच व चुनाव सुधार करना इत्यादि विधायिका का काम होना चाहिए। भाई विधायिका यानी प्रशासन का काम होना चाहिए, बट अब ये और इफेक्टिव से करने के लिए, इफिशियंसी के साथ करने के लिए, और जितनी भी डिफिशियंसी आती है उनको हटाने के लिए अब न्यायपालिका इसको लीड कर रहा है। तो न्यायपालिका ने बोला कि भाई ये प्रशासन का काम है, प्रशासन को करना चाहिए, बट फिर भी मैं कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरे ऊपर काम का बोझ बढ़ रहा है। तीसरा, सरकार का प्रत्येक अंग एक दूसरे की शक्तियों और क्षेत्र अधिकार का सम्मान करे। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि आखिर जो सरकार के तीनों अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों का आपस में एक
दूसरे का सम्मान करें और एक दूसरे के क्षेत्र अधिकारों का भी सम्मान करें। हालांकि जो न्यायपालिका है सर्वोच्च स्तंभ पे रखी गई है, इनको बिल्कुल अलग रखा गया है विधायिका और कार्यपालिका से। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो हमने ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे, अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं और फिनिश करते हैं अपने इस चैप्टर को। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार। तो न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार ये न्यायपालिका के पास होता है। तो आखिर इसका अर्थ क्या है? तो देखिए, इसका अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की संवैधानिक जांच कर सकता है और यदि ये संविधान के प्रावधानों के विपरीत हो तो उसे गैर संवैधानिक घोषित भी कर सकता है। यानी कि हमारे देश के अंदर जितने भी मुद्दे खड़ते हैं, जितने भी मुद्दों के ऊपर कानून बनाए जाते हैं, उसके ऊपर हमारी जो न्यायपालिका है, न्यायाधीश हैं, वो संवैधानिक जांच शुरू कर सकते हैं और यदि वो असंवैधानिक निकला तो उसको असंवैधानिक कानून के नाम से घोषित भी कर सकते हैं और उसको लागू नहीं करने देंगे। तो ये हमारे न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति होती है न्यायपालिका के पास। नेक्स्ट, संघीय संबंधी। संघीय संबंधी का मतलब क्या है? यानी कि केंद्र सरकार व राज्य सरकार से संबंध हो रहा है यहाँ पर के मामलों में भी सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। यानी कि केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जितने भी मतभेद आते हैं, कानूनों के मत आते हैं, उसके ऊपर ये न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है एक संवैधानिक जांच के द्वारा। यहाँ तक समझ में आ गया हमें। नेक्स्ट, न्यायपालिका विधायिका द्वारा पारित कानूनों की और संविधान की व्याख्या करता है। इससे ये नहीं है कि किसी भी सरकार के काम में बंदिश आ रही है, इससे और संविधान की और इफेक्टिव और बेहतरीन तरीके से क्या हो रही है? व्याख्या हो रही है। हर एक कानून को बहुत अच्छे से एनालाइज किया जा रहा है, संवैधानिक जांच की जा रही है। अगर वो हमारे देश की जनता के और हमारे संविधान के हित में है तभी वो चीज़ लागू की जाती है, अदरवाइज नहीं की जाती। तो यहाँ तक हमने देख लिया। नेक्स्ट, नागरिकों के अधिकारों की भी रक्षा करता है। यानी कि आप खुद देखिए कि भाई जो हमारे नागरिकों को हमारे देश के अंदर मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, उन मौलिक अधिकारों के खिलाफ जो जितनी भी एक्टिविटी चलती हैं ये उसको सबको ख़त्म करने की ताकत रखता है। यानी कि मौलिक अधिकार के तहत आपने देखा होगा सबसे हमारा आखिरी अधिकार यही होता है, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार। आपको थोड़ा सा ध्यान आ गया हो, पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा था न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार सबसे आखिरी मौलिक अधिकार हमारा होता है कि जितने भी हमें अधिकार मिले हुए हैं, समानता का, अभिव्यक्ति का, शिक्षा का, धर्म का, उन सब में अगर हमारी सेटिस्फैक्शन और हमारे अधिकारों को पूरा नहीं किया जा रहा है किसी भी सरकार के माध्यम से, तो हम इस अधिकार के माध्यम से न्यायपालिका में जाकर अपनी अपील डाल सकते हैं और अपने आप को न्याय मांग सकते हैं, अपने न्याय मांग सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से नागरिकों के अधिकारों की भी ये रक्षा का जिम्मा लेता है। नेक्स्ट, जनहित याचिकाओं द्वारा नागरिकों के अधिकारों और न्यायपालिका की शक्ति में बढ़ोतरी की है। अब यहाँ पर नाम आ गया है जनहित याचिका, तो थोड़ा इसको ब्रीफ में पढ़ लेते हैं कि आखिर क्या है, ताकि एमसीक्यू बेस अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो हमसे ना छूटे। तो देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जनहित याचिका। तो ये आखिर कब शुरू किया गया और किसके माध्यम से किया गया? तो ये शुरू किया गया था स्टूडेंट्स 1970 में। 1970 में न्यायमूर्ति PN भगवती तथा BK कृष्ण अय्यर द्वारा ये शुरुआत की गई थी जनहित याचिका की, ताकि जितने भी देश के अंदर लोग हैं हम उनकी अपीलों को सुन सकें और अपने आप में एक तरह से न्यायिक पुनरावलोकन की आधार पर पूरे देश के अंदर समानता स्थापित कर सकें। ये हमारा मोटिव था। अब ये चीज़ आई कहाँ से कि जनहित याचिका अमेरिका, ध्यान रखिएगा, अमेरिका द्वारा अपने देश के संविधान में शामिल किया गया टॉपिक है। ठीक है, भारत का मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी ऑन एन एवरेज जो एज है वो कम से कम 65 वर्ष की आयु तक वो अपना काम को कर सकता है। तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे न्यायपालिका की और संसद की, और हम देखेंगे कि 1973 के अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने आखिर क्या क्या चीज़ें करी थी और क्या चेंजेस आए थे। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं न्यायपालिका और संसद की। तो न्यायपालिका और संसद का आखिर क्या मतलब है ये जान लेते हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान में सरकार के प्रत्येक अंग का एक स्पष्ट कार्य क्षेत्र है। यानी कि भारतीय संविधान एक ऐसा संविधान है जो कि लोकतंत्र को बहुत इफेक्टिव बनाने में सबसे बड़ा उदाहरण है। चाहे भले ही हमने और कई सारे देशों से आइडियाज़ लिए हों, मगर जो उसका स्ट्रक्चर बनाया है वो तो हमारे देश के नेताओं ने ही बनाया है। तो यहाँ से क्या है कि हर एक कार्य का अपना कार्य क्षेत्र निर्धारित करा है हमारे संविधान ने।
जैसे कि आप सबसे बड़ा उदाहरण देख पा रहे हो, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसके आगे बढ़ते हैं। इस कार्य विभाजन के बावजूद संसद और न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के बीच टकराव भारतीय जनता की विशेषता रही है। यानी कि आप ये जान लीजिए कि इतनी सारे कार्य क्षेत्र बनाने के बाद, डिपार्टमेंटलाइजेशन करने के बाद भी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच मतभेद हमेशा रहे हैं और भारतीय राजनीति का एक विषय बना रहा है, भारतीय जनता का एक विषय बना रहा है। यह आप ध्यान रखो। संसद की संविधान की संशोधित, यानी संसद को जो ये अधिकार मिला हुआ है संविधान संशोधन का, ये करने की शक्ति के संबंध में टकराव हो जाते हैं, यानी कि इसके बीच मतभेद है। दूसरा, इनके द्वारा मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता, ये साफ साफ बात है भाई। तीसरा, चौथा, नौकरियों में आरक्षण संबंधी कानून, निवारक नजरबंदी कानून और संपत्ति का अधिकार। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि टाइम टू टाइम जब कभी भी नीड पड़ती है तो संविधान के अंदर जितने भी अधिकार होते हैं उनको संशोधित किया जाता है। संशोधित मतलब जैसे मान लो आज ये अनुच्छेद संशोधित कर दिया, फिर ये वाला अनुच्छेद कर दिया। अब इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि जब हमारे मौलिक अधिकार थे तो हमारे मौलिक अधिकारों के अंदर सबसे बड़ा अधिकार जो था वो एक संपत्ति का अधिकार भी था। संपत्ति का अधिकार एक ऐसा अधिकार था जो कि हम निजी संपत्ति को कहीं भी रख सकते हैं और चाहे वो अवैध है वैध है उससे कोई मतलब नहीं है। तो इससे सरकारों को अपना कार्य करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाया करती थी। जहाँ भी सरकारी ज़मीन जाया करती थी वहाँ पे जानबूझ के इस अधिकार का यूज़ किया जाता था ताकि वहाँ से मुआवजा हमें मिल सके। तो सरकार ने क्या किया, मोतीलाल नेहरू समिति के माध्यम से संविधान संशोधन करके इस मौलिक अधिकार को इसकी सूची से निकाल दिया गया और इसको नीति निर्देशक तत्वों के अंदर डाला कि अगर हमारे पास नीड पड़ी और इनके पास सारी वैलिडिटी और वेरिफिकेशंस हुई तो ये अपने काम को कर सकते हैं, अदरवाइज वो चीज़ सरकार की मानी जाएगी। तो ये चीज़ें हुई। तो आपने देखा कि न्यायपालिका और संसद के बीच में काफ़ी मतभेद है इतने सारे कार्य क्षेत्र बनाने के बाद भी। तो इसी के अंतर्गत 1973 के अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए, कुछ डिसीजन लिए जिसके माध्यम से न्यायपालिका और संसद के बीच में जो मतभेद होते हैं उनको कम किया जा सके। पढ़ते हैं सबको लाइन बाय लाइन। संविधान एक मूल ढांचा है और संसद सहित कोई भी इसके मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं कर सकता। अर्थात संपत्ति के अधिकार के विषय में न्यायालय ने कहा कि ये मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है तो इसे समुचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यानी सबसे पहले 1973 के अंदर संविधान के अंदर सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने यही निर्णय लिया कि संविधान के किसी भी आधार पर उसके मूल ढांचे पे संसद सहित पूरे देश में कोई भी इसके अंदर कोई चेंज नहीं कर सकता। ये ध्यान रखिएगा। आप ये चाहो कि संविधान बदल दें, आप ये चाहो कि हम ये कानून निकाल दें, ऐसा नहीं हो सकता। ये सर्वोच्च न्यायालय ने साफ साफ लफ्जों में बोल दिया। तो अब सवाल आता है कि सर अभी तो आपने एग्जाम्पल दिया कि मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो इसका जवाब है बेटा कि यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने साफ साफ इस बात को भी मेंशन किया कि संपत्ति का अधिकार संविधान के मूल ढांचे से निर्धारित नहीं था और ना ही वो उसके कोई मान्यता रखता था। तो इसके ऐसी चीज़ों पर संसद जो है वो कार्य कर सकती है और अपनी राजनीति के माध्यम से और देश के माध्यम से कोई भी अनुच्छेदों का संशोधन भी कर सकती है आफ्टर लॉन्ग पीरियड। यानी कि आप क्या सोच रहे हो, किसी भी संविधान के अनुच्छेद का जो संशोधन होता है वो ऐसे हो जाता है बातों से? नहीं। विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये सब चीज़ इंक्लूड होती हैं। हज़ारों तरीकों की बहस होती हैं, सब अपने अपने मत रखते हैं, कई दिन बीतते हैं, कई साल बीतते हैं, इसके बाद कहीं जाकर किसी चीज़ में संशोधन हो पाता है। स्टूडेंट्स आप समझिए बात को, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देख लिया। सो आगे बढ़ते हैं कि इसे समुचित प्रतिबंध तो पढ़ लिया हमने। संसद एवं न्यायपालिका के बीच विवाद के विषय बने रहते हैं, हमने देख लिया भाई। यहाँ पे हमने पढ़ा बहुत सारी चीज़ें, विषय बने रहते हैं। संविधान ये व्यवस्था करता है कि न्यायपालिका के आचरण पर संसद में चर्चा नहीं की जा सकती। ध्यान रखिएगा, संविधान का यह आचरण है कि भाई न्यायपालिका के किसी भी आचरण पर संसद में किसी तरीके की कोई चर्चा नहीं की जा सकती। बट फिर भी यहाँ पे लेकिन कुछ अवसरों पर न्यायपालिका के आचरण पर उंगली उठाई गई है। इसी प्रकार न्यायपालिका ने भी कई अवसरों पर विधायिका की आलोचना की है।
तो सिंपल बात है। तो यहाँ पे कई अवसरों पर उसके आचरण को लेकर संसद के अंदर बातें तो नहीं हुई, मगर उंगली जरूर उठाई गई है। और इसी उंगली के बदले में कई सारे अवसरों पर न्यायपालिका ने विधायिका के ऊपर भी कानूनवार विधायिका के ऊपर कई सारे प्रतिबंध लगाए। जैसे मैंने बताया ना कि न्यायिक पुनरावलोकन की न्यायिक सक्रियता की कुछ एक तरह से नेगेटिव पॉइंट्स हमने पढ़ लिए, जिसमें क्या था कि न्यायपालिका कह रही कि भाई मेरे ऊपर काम का बोझ बढ़ा है, जो हमारे चुनाव आयोग हैं और चुनाव संबंधी कार्य हैं, प्रशासन संबंधी कार्य हैं, उनको विधायिका को देखना चाहिए, बट फिर भी वो मुझे देखने पड़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आप ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो अब हमारे पास सबसे बड़ा आपके माइंड में ये सवाल आया होगा कि सर यहाँ पे आपने बोला कि संविधान ने हमसे कह दिया कि संपत्ति का अधिकार संविधान का मूल ढांचा नहीं है ना, यही बोला ना, बट ये चीज़ पता कैसे चलेगी? ये अगर किसी सरकार ने बोल दी कि ये तो मूल ढांचा नहीं भाई, इसे चेंज कर दो, तो मैं आपको बताऊं कि कौन सा विषय संविधान का मूल ढांचा है और कौन सा नहीं है, ये संविधान ने न्यायपालिका ने अपने अंतर्गत रखा है। संविधान ने ताकत न्यायपालिका को दी है कि आप सभी चीजों को ऑब्जर्व एंड एनालाइज करके देखो कि किस कार्य से संविधान के मूल ढांचे को हानि पहुंच रही है और किससे नहीं पहुंच रही। तो ये स्टूडेंट्स हमारा कुछ चैप्टर था, सो होपफुली आपको समझ में आया होगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। मैं ये मानता हूँ कहीं कोई डाउट नहीं बचा होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की आपको हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की और नोट्सों के माध्यम से अच्छे से समझाने की, बट फिर भी नोट्स के किसी भी पार्ट में कोई डाउट रह गया हो, छोटा सा कोई टॉपिक समझ में ना आया हो, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बता दीजिएगा। मैं आपके उस डाउट को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगा और आपको जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हालांकि आज तो हमारा सिलेबस खत्म हो गया, अब हम शुरू करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ, एक ब्रीफ बेस्ड एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।